इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी का कैसा रुतबा होता है, कितनी सैलरी होती है, कहां कहां पोस्टिंग होती है, कितनी प्रमोशंस होती हैं और क्या कुछ लाइफस्टाइल होता है, वो सब देखेंगे आप इस वीडियो में। सबसे बड़ी बात है कि एक आईएएस, एक आईपीएस अधिकारी की तरह आपका रुतबा नहीं होने वाला है जमीनी स्तर पर। अगर आप सोचें कि लाल बत्ती वाली गाड़ी मिलेगी, सुरक्षा कर्मी मिलेंगे, उस तरह का आपका रुतबा नहीं होने वाला है। मगर यह जरूर है कि अगर आप कहीं भी किसी भी दफ्तर में जाकर बताएंगे कि मैं इंडियन फॉरेन सर्विस का अधिकारी हूं, तो आपको इज्जत भरपूर मिलेगी। अब जो सैलरी है, सैलरी देखिए एक आईएएस और आईपीएस अधिकारी की ही तरह मिलेगी जब आप इंडिया में होंगे। मगर जब विदेश की धरती पर होंगे तो जो अलाउंस, फॉरेन अलाउंस मिलता है, वो एक बहुत बड़ा अंतर डाल देता है एक आईएएस की सैलरी में और एक आईएफएस अधिकारी की सैलरी में। आप उतरेंगे मैदान में, जब आपकी मंत्रालय में अगर दिल्ली में पोस्टिंग होगी तो आप बनेंगे असिस्टेंट सेक्रेटरी। आप डिप्लोमेटिक मिशन में चले जाएंगे कि विदेश में, तो आप सबसे पहले बनेंगे थर्ड सेक्रेटरी। टॉप की पोस्ट विदेश में होगी या तो आपकी एम्बेसडर की होगी या हाई कमिश्नर की होगी या परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव की होगी, जो परमानेंट मिशन में होंगे। मगर इंडिया में जो टॉप की पोस्ट होगी वो होगी फॉरेन सेक्रेटरी। दोस्तों जय हिंद। आप में से ज्यादातर लोग आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के बारे में जानते हैं, मगर आईएफएस अधिकारी जो कि टॉप लेवल पर होते हैं, अगर यूपीएससी का आप एग्जाम देंगे तो उसकी चॉइस सबसे ऊपर रखी जाती थी और ये सीट्स भी पहले काफी जल्दी फिल हो जाती थी, मगर आजकल काफी देर से फिल होती हैं। आईएफएस अधिकारी की लाइफ आखिर कैसी होती है, इंडियन फॉरेन सर्विस के जो अधिकारी हैं कितनी तनख्वाह मिलती है, क्या सुख सुविधाएं मिलती हैं, कहां कहां पोस्टिंग होती है और किस तरह का लाइफस्टाइल ये अधिकारी जीते हैं, इसके बारे में आज मैं आपसे बात करूंगा। देखिए, राजदूत के बारे में आपने जरूर सुना होगा। दूसरे देशों में जो हमारे राजदूत हैं, जैसे कोई ऐसा देश आप लगा लीजिए जो हमारा दुश्मन देश है, एनिमी कंट्री है, हमारे संबंध बॉर्डर पर उस देश से खराब हो सकते हैं, मगर राजदूत के तौर पर, अगर हम डिप्लोमेटिक तौर पर देखें तो हमारे संबंध फिर भी उस कंट्री से बने रहते हैं। राजदूत जब भी किसी देश में जो है मूवमेंट करते हैं तो उनको उतनी सुविधाएं दी जाती हैं जैसे किसी और राजदूत को दी जाती है। तो ये इंटरनेशनल एक तरह का जो एग्रीमेंट होता है कि एनिमी कंट्री का भी अगर राजदूत होगा, दुश्मन देश का भी होगा, तो उसे भी आपको पूरा सत्कार देना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कि कितना जो है आईएफएस अधिकारी का सम्मान होता है। तो आईएफएस अधिकारी ही होते हैं जो राजदूत बनकर जाते हैं या अलग अलग एम्बेसीज में, अलग अलग देशों की एम्बेसीज में जाते हैं। अब सबसे पहले बात मैं करता हूं ट्रेनिंग से। जैसे ही आपका सिलेक्शन हुआ, आपने प्रेफरेंस भर दी अपनी सिविल सर्विसेज में आईएफएस की और आपका मान लीजिए रैंक भी आ गया, उसके बाद आप इंडियन फॉरेन सर्विस के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं। तब क्या होता है, जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं फिर आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है और ट्रेनिंग होती है। सबसे पहले जो फाउंडेशन ट्रेनिंग होती है वो होती है लवासना में, मसूरी में। मसूरी पहुंचते हैं, 3 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं। फिर उसके बाद जो आगे की ट्रेनिंग होती है इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारियों की, वो सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विस जो कि दिल्ली में है, वहां पर ट्रेनिंग होती है। उसे कहते हैं इंडक्शन ट्रेनिंग। इंडक्शन ट्रेनिंग में फॉरेन सर्विस के जो तौर तरीके हैं, जो कामकाज का तरीका है, उसमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, किस तरह की फंक्शनिंग रहती है, वो सभी चीजें आईएफएस के जो ट्रेनीज होते हैं उन्हें सिखाई जाती हैं। उसके बाद एक जो है डेस्क अटैचमेंट की जाती है, जैसे कि मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो विदेश मंत्रालय है, उसके अलग अलग जो ऑफिसेज हैं, अलग अलग विंग हैं, वहां पर डेस्क में अटैचमेंट की जाती है। डेस्क अटैचमेंट का मतलब सिर्फ ये है कि आप दफ्तर में जाएंगे, सुबह 9-10 बजे जाएंगे और रात को दफ्तर के टाइम जैसे फ्री होते हैं तो आप घर वापस आ जाएंगे। तो इस तरह की अटैचमेंट होती है। तो ये अटैचमेंट भी कुछ टाइम चलती है। उसके बाद जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है इस ट्रेनिंग का, फॉरेन सर्विस की ट्रेनिंग का, वो ये होता है कि एक कंपल्सरी फॉरेन लैंग्वेज आपको अलॉट की जाती है। जो आईएफएस के अधिकारी हैं उन्हें कंपल्सरी फॉरेन लैंग्वेज अलॉट की जाती है। जैसे आपको अलॉट कर दी उर्दू, या आपको अलॉट कर दी जर्मन, या आपको अलॉट कर दी रशियन, तो वो लैंग्वेज आपको सीखनी होगी। एक आईएफएस अधिकारी को वो लैंग्वेज सीखनी होगी। वो लैंग्वेज सीखेंगे तो उसके बाद सीएफएल प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, जिसे कहते हैं कंपल्सरी फॉरेन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। वो टेस्ट क्लियर करना जरूरी होता है। वो टेस्ट क्लियर हो जाता है तो उसके बाद जो आपकी ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के बाद आपको फौरन जो भी पोस्टिंग मिलेगी तो वो
उस देश में मिलेगी, ज्यादातर प्रोबेबिलिटी ये होती है कि जिस लैंग्वेज को आपको अलॉट किया गया है उस देश में वो लैंग्वेज बोली जाती हो, लिखी जाती हो, तो उस देश में आपको पोस्टिंग मिलेगी। एक या दो जो पहली पोस्टिंग्स होती हैं आपकी वो उस देश में रहेंगी। तो ये तो ट्रेनिंग से लेकर ट्रेनिंग जब खत्म हो गई और पहली पोस्टिंग तक का टाइम आ गया, तो ये तब तक का सफर जो मैंने आपको बताया। अब बेसिकली डिप्लोमेट होता क्या है, राजदूत क्या होता है, ये नौकरी आईएएस और आईपीएस से कैसे भिन्न है। देखिए, आईएएस अधिकारी भारत सरकार का प्रशासन, भारत में राज्यों का प्रशासन संभालते हैं। आईपीएस अधिकारी पुलिस की सेवा देखते हैं, स्टेट में हो चाहे केंद्र में हो, केंद्र सरकार में हो। वहीं जो आईएफएस अधिकारी है वो और बड़े स्तर पर काम देखते हैं, वो पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हैं दुनिया के पटल पर। अगर कोई एम्बेसी में आप लगा लीजिए एक आईएफएस अधिकारी काम कर रहा है मॉरिशस में, समझ लीजिए, तो मॉरिशस में वो अधिकारी भारत को रिप्रेजेंट कर रहा है, भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो इसकी इंपॉर्टेंस आप सिर्फ इस चीज से समझ सकते हैं कि वो अधिकारी एक देश का, पूरे देश का, पूरे राष्ट्र का जो है वहां पर प्रतिनिधित्व कर रहा होता है। अब इसके बाद जो ये पोस्टिंग्स होती हैं आईएफएस अधिकारियों की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है समझनी, क्योंकि आपको एक डिफरेंस मैं यहां पर बता दूं कि जितने भी देश ब्रिटिशर्स के अंडर थे, अंग्रेजों के अधीन थे, उन देशों के साथ जो भी हमारा वहां पर दूतावास होगा तो उसे हम हाई कमीशन कहते हैं। जैसे पाकिस्तान में अगर हमारा दूतावास है तो हम उसे हाई कमीशन कहते हैं, और वहां पे जो सबसे सीनियर मोस्ट ऑफिसर होंगे वो होंगे हाई कमिश्नर। ऐसे ही जो देश अंग्रेजों के अधीन नहीं थे, जैसे कि अमेरिका नहीं, या किसी और देश का एग्जांपल ले लीजिए जो अंग्रेजों के अधीन नहीं थे, तो वहां पर होती है हमारी एम्बेसी। एम्बेसी में सबसे सीनियर मोस्ट अधिकारी होते हैं एम्बेसडर, जिन्हें कहा जाता है राजदूत। तो ये एक फर्क मैं आपको समझाना चाहता था। और बाकी परमानेंट मिशन वो होते हैं जैसे कि यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र, या फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह की जो बड़ी वैश्विक संस्थाएं हैं वहां पर जो हमारे अधिकारी मौजूद होते हैं और वहां पर हमारा दफ्तर बना होता है, उसे परमानेंट मिशन कहते हैं, भारत का परमानेंट मिशन। तो वहां पर भी आईएफएस अधिकारियों की पोस्टिंग होती है। अगर इंडिया में पोस्टिंग होती है तो इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ज्यादातर आईएफएस अधिकारियों की दिल्ली में ही पोस्टिंग होती है। आप ये ना सोचें कि अगर आप इंडिया में पोस्टेड हैं या किसी मजबूरी में आपने इंडिया में पोस्टिंग ली है तो आपको अपना कोई गृह जिला मिल जाएगा या वहां पर आप जाकर सर्व कर पाएंगे जिस तरह से आईएएस अधिकारी या आईपीएस अधिकारी कर पाते हैं। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के ज्यादातर फंक्शनिंग और जो एक्टिव ऑफिस है वो दिल्ली में है, मंत्रालय खुद दिल्ली में है। हाँ, कुछ आप कह सकते हैं जो पासपोर्ट ऑफिस होते हैं, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस पंजाब में, उत्तर प्रदेश में या कहीं आप पोस्टिंग करवा सकते हैं, मगर वो बहुत कम टाइम के लिए पोस्टिंग होती है, वो ज्यादा टाइम के लिए नहीं होती है। तो ये समझना जरूरी है कि ज्यादातर टाइम अगर आप इंडिया में रहेंगे तो दिल्ली, और विदेशों में रहेंगे तो अपने देश में वहां की कैपिटल में या कहीं और जहां पर भी वो दफ्तर होगा। अब इसके बाद मिनिस्ट्री में ज्यादातर अगर आप देखें तो एक टेरिटोरियल डिवीजन होता है और एक फंक्शनल डिवीजन होता है, जिनका काम बटा हुआ होता है। वो टोटली डेस्क जॉब होता है। जैसे आप ऑफिस में गए तो 9 to 5 आपको काम करना है, वहां पर जो दूसरे कंट्री से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज बनेंगी, जो भी काम होगा, बायलैटरल रिलेशन कैसे हैं, उसको लेकर आगे क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, तो हर तरह की चीजें जो डेस्क पर की जा सकती हैं वो एक आईएफएस अधिकारी को करनी पड़ती हैं। अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में देखिए 2 तरह की बातें मैंने आपको बताई हैं। एक तो आपकी पोस्टिंग विदेश में होगी, एक पोस्टिंग आपकी इंडिया में होगी। आप अपने पूरे कार्यकाल में विदेश में भी नहीं रह सकते, आप अपने पूरे कार्यकाल में इंडिया में भी नहीं रह सकते। तो जैसे ऐसा है कि 4 साल के लिए आप चले गए विदेश, ब्राजील चले गए, ब्राजील से फिर आप इंडिया आएंगे, साल या 2 साल इंडिया में रहेंगे, फिर उसके बाद आपको नए देश में भेज दिया जाएगा दूतावास में। तो इस तरह से ये पोस्टिंग है। और देखिए, जिन लोगों को विदेशों में घूमना पसंद है, देश को विदेशों में रिप्रेजेंट करना पसंद है, उनका एक पैशन है आईएफएस के प्रति, तो वो इस सर्विस को बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, उन्हें बहुत पसंद आती है सर्विस, क्योंकि ये आपको मौका देती है ना सिर्फ इंडिया में पब्लिक डीलिंग करने की, बल्कि विदेशी पटल पर जो
बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े बड़े नेता हैं, उनसे मिलने का मौका मिलता है और बहुत ज्यादा जो है एक्सपोजर आपको मिलता है। पब्लिक डीलिंग आपको उस तरह की नहीं मिलती है जिस तरह की आईएएस अधिकारी को मिलती है। आईएएस अधिकारी एक गरीब से भी बात करता है, एक सीनियर अधिकारी से भी बात करता है, एक बड़े नेता से भी, छोटे नेता से भी, हर किसी से बात करता है। मगर आईएफएस अधिकारी सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर डिप्लोमेट से बात करता है या बड़े नेताओं से, बड़े देशों के बड़े नेताओं से बात करते हैं। तो इस तरह का कुछ लाइफस्टाइल होता है। मगर पोस्ट समझ लेते हैं। देखिए, अगर आप दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में पोस्टेड है तो आपकी पोस्ट कहां से शुरू होती है? आप ट्रेनिंग करके गए, ट्रेनिंग के बाद आपको सबसे पहले असिस्टेंट सेक्रेटरी बनाया जाएगा, उसके बाद अंडर सेक्रेटरी, उसके बाद डिप्टी सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी के बाद फिर आप प्रमोट होंगे तो आप बनेंगे डायरेक्टर, और डायरेक्टर के बाद जॉइंट सेक्रेटरी। जॉइंट सेक्रेटरी के हाथ में कई ट्रांसफर्स पोस्टिंग्स होती हैं, तो काफी अच्छी पावर होती है जॉइंट सेक्रेटरी की मंत्रालय के अंदर। फिर उसके बाद जो प्रमोट होते हैं तो एडिशनल सेक्रेटरी बनते हैं, और उसके बाद प्रमोट होकर सेक्रेटरी, और उसके बाद जब प्रमोशन होती है तो फॉरेन सेक्रेटरी यानी विदेश सेक्रेटरी जो बनते हैं, उसे हिंदी में जो है संयुक्त सचिव जैसे बोलते हैं, फिर सचिव बनते हैं, फिर उसके बाद विदेश सचिव बनते हैं। तो इस तरह का ये पूरा जो है पोस्टिंग्स रहती हैं और प्रमोशंस रहती हैं। अगर आप दिल्ली में मंत्रालय में पोस्टेड है, मगर अगर आप पोस्टेड है विदेश में, डिप्लोमेटिक मिशन में पोस्टेड है, तो आपकी किस तरह की पोस्ट होंगी वहां पर? क्योंकि वहां पर पोस्ट का डिफरेंस आ जाता है। वहां पर आप असिस्टेंट सेक्रेटरी नहीं बनेंगे, वहां पर पहली पोस्टिंग, जैसे ही आप ट्रेनिंग पूरी करके जाएंगे, आपकी पहली पोस्ट होगी थर्ड सेक्रेटरी। आप होंगे थर्ड सेक्रेटरी, तीसरा सेक्रेटरी, तो उसे थर्ड सेक्रेटरी कहा जाएगा। उसके बाद जब आप प्रमोट होंगे 4 साल के बाद फिर आप सेकंड सेक्रेटरी बनेंगे। फिर उसके बाद जब प्रमोशन होगी फिर आप फर्स्ट सेक्रेटरी बनेंगे। फिर उसके बाद काउंसलर बनेंगे। फिर उसके बाद मिनिस्टर की प्रमोशन होती है। फिर उसके बाद डिप्टी चीफ ऑफ मिशन, या फिर डिप्टी एम्बेसडर, या फिर हाई कमिश्नर। ये 3 पोस्ट है, तो इन तीनों में से आप कुछ ना कुछ बनेंगे। अगर आप किसी ऐसे कंट्री में होंगे जैसे पाकिस्तान में होंगे तो डिप्टी हाई कमिश्नर बन जाएंगे। अगर आप किसी एम्बेसी में होंगे तो आप डिप्टी एम्बेसडर बन जाएंगे, जिस तरह से मैंने आपको बताया। और इस तरह, या मिशन में होंगे तो मिशन के अंदर आपको ये पोस्ट मिल जाएगी। तो ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डिप्टी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव वहां पर होता है परमानेंट मिशन में, तो वहां पर आप वो बन जाएंगे। अब इसके बाद जो अगली प्रमोशन होगी वो होगी एम्बेसडर की, या हाई कमिश्नर की, या परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव की। एम्बेसडर आप बनेंगे एम्बेसी के अंदर, हाई कमिश्नर आप बनेंगे पाकिस्तान जैसे देश में। मतलब जितने भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं उनमें जो भारत के रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो हाई कमीशन में पोस्टेड होंगे, और जब जो सबसे सीनियर अधिकारी होगा वो होगा हाई कमिश्नर। अब इसके अलावा जो होगा वो परमानेंट मिशन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव। तो ये कुछ पोस्ट है वो जो आपको समझना जरूरी थी। अब इसके साथ हम ये बड़ा सोचते हैं कि यार एक आईएफएस अधिकारी है, और आईएफएस को आप ये लगाइए कि आईएएस से भी ऊपर, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से भी ऊपर प्रेफरेंस दी जाती थी अब से कुछ समय पहले तक, और एक जो लेवल है वो भी प्रेफरेंस का ऊपर ही रहता है। हालांकि अब ये पोस्ट लेट भरती हैं, मगर पहले जो है ये आते ही जो सबसे टॉप के कैंडिडेट वो सारे आईएफएस चुनते थे। अब थोड़ा सा रुझान घटने लगा है आईएफएस की तरफ, उसके कारण के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। मगर आप ये समझ लीजिए कि अगर आप दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पोस्टेड है और आप एक आईएफएस अधिकारी हैं, आपकी सर्विस को अभी 5-6 साल ही हुए हैं, 4 साल हुए हैं, 8 साल हुए, 7 साल हुए, तो आपको जो अमला आईएएस आईपीएस अधिकारियों को मिलता है ना, जो साथ में 6 पुलिस वाले, एक बड़ी गाड़ी, एक बड़ा बंगला, और उस तरह का जो ठाठ बाट जिस तरह के होते हैं, वो ठाठ बाट सोचकर आप आईएफएस को ज्वाइन बिल्कुल मत करना, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैंने आपको दिल्ली में अगर आप, या इंडिया में जब पोस्टिंग होगी, तो मैंने आपको 4-5 पोस्ट बताई, असिस्टेंट सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, उसके बाद आप बनेंगे डिप्टी सेक्रेटरी, उसके बाद डायरेक्टर। ये जो 3-4 पोस्टें हैं ना डायरेक्टर तक, तब तक तो आपको गाड़ी मिलेगी नहीं, यानी कि आप अपनी गाड़ी से आएंगे, या फिर एक कॉमन पूलिंग सिस्टम होता है उसके तहत दफ्तर में आएंगे। मतलब कि 4-5 अधिकारियों को एक गाड़ी मिली होती है, मगर ज्यादातर अधिकारियों को डायरेक्टर लेवल तक गाड़ी नहीं मिलती है।
सुबह आप दफ्तर अपनी गाड़ी से आएंगे, शाम को आप दफ्तर से अपनी गाड़ी से जाएंगे, और आप ऐसा फील करेंगे जैसे आप एक नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह एक ऑफिस में काम कर रहे हैं, मगर आपको फैसिलिटी सारी मिलेंगी। आप कहीं रिप्रेजेंट करेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को और बताएंगे कि मैं आईएफएस अधिकारी हूं, तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी, इज्जत भी मिलेगी। मगर उस तरह की फैसिलिटी मत सोचना जैसी एक आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को मिलती है। उनको ये फैसिलिटीज सब इसलिए मिलती है क्योंकि उनका जो जॉब है उसकी रिक्वायरमेंट ऐसी है, उन्हें पब्लिक से डील करना पड़ता है। घर बड़ा इसलिए मिलता है कि जनता घर में आ सके, क्योंकि घर में भी एक दफ्तर बनाया जाता है, मगर आईएफएस अधिकारी में पब्लिक डीलिंग उस पूरी नौकरी में नहीं है, इसलिए वहां पर इस तरह की सुविधाएं भी नहीं है। तो ये चीज आप समझ लें। दूसरा, कुछ लोग ये समझते हैं कि यार मुझे विदेशों में घूमना पसंद है, मुझे विदेशी धरती पसंद है, इसलिए मैं आईएफएस को ज्वाइन करूंगा। बिल्कुल मत करना, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि विदेशों में आप कितना घूम लेंगे भाई, कितना घूम लेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये देख कर आए कि अगर आपका आईएफएस के प्रति पैशन है, आप अपने देश को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो आप इस सर्विस में आए। क्योंकि देखिए, विदेश में घूमना है, उसके लिए आप कोई कॉर्पोरेट की अच्छी सी नौकरी चूज कर लीजिए, क्योंकि सैलरी तो आपको लिमिटेड ही मिलने वाली है, और उसके बाद आप विदेश में कितना घूम लेंगे, एक लिमिटेड ही होगा वो भी। मगर अगर आप प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब ज्वाइन करेंगे तो वहां पर आपको सैलरी भी अच्छी मिलेगी, विदेशों में घूमना भी हो जाएगा, शायद आधी दुनिया आप घूम लें। तो उस हिसाब से मत आना, सिर्फ पैशन के हिसाब से आना। अब लास्ट है, मगर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे पहले ही आप समझना चाह रहे थे, वो है सैलरी। तनख्वाह कितनी मिलती है। देखिए, तनख्वाह आपको, अगर आप भारत में पोस्टेड है, इंडिया में, दिल्ली में या कहीं भी पोस्टिंग होगी, तो आपको उतनी ही तनख्वाह मिलेगी जितनी एक आईएएस और आईपीएस या आपकी सिविल सर्वेंट्स जो बाकी हैं अलग अलग कैडर के, उनको मिलती है। एक आपको बेसिक सैलरी मिलेगी, उसमें डीए जोड़ दिया जाएगा, डियरनेस अलाउंस, जो कि इन्फ्लेशन के साथ पूरी तरह से अटैच होता है। जितनी महंगाई बढ़ेगी उतना डियरनेस अलाउंस बढ़ता जाएगा। मगर तनख्वाह आपकी एक आईएएस और आईपीएस अधिकारी से अधिक नहीं होगी, ज्यादा नहीं होगी। ये मत सोचना कि आईएफएस अधिकारी सीनियर होता है, वो तो बहुत मेहनत करके बनते हैं, वो तो टॉप रैंकर होते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, कुछ मत सोचना। अगर आप इंडिया में पोस्टेड है तो आपको आईएएस और आईपीएस अधिकारी जितनी ही सैलरी मिलेगी। मगर यहां पर एक चेंज है। अगर आप विदेश में पोस्टेड हैं, आप ब्राजील में पोस्टेड हैं, आप अमेरिका में पोस्टेड हैं, आप फ्रांस में पोस्टेड हैं, आप किसी और कंट्री में पोस्टेड हैं, तब गेम चेंज होती है। गेम चेंज ऐसे होती है कि आपको वहां पर बेसिक सैलरी मिलेगी और साथ में मिलेगा फॉरेन अलाउंस। फॉरेन जो अलाउंस होता है वो इतना ज्यादा होता है कि आप विदेश में एक अच्छा स्टैंडर्ड, एक अच्छा लेवल मेंटेन कर सकते हैं। वहां पर आपको घर मिल जाता है, आपको तनख्वाह मिलती है, सारी फैसिलिटीज मिलती हैं, ऑफिस के अंदर एक अच्छा ऑफिस आपको मिल जाएगा। मगर वहां पर भी आप ये मत सोचना कि आपको सिक्योरिटी मिलेगी, एक एक्सक्लूसिवली एक गाड़ी मिल जाएगी, जैसे डीसी लेकर घूमता है ना 24 घंटे लाल बत्ती वाली गाड़ी, तो उस तरह की गाड़ी आपको नहीं मिलेगी। कार पूलिंग सिस्टम हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि 4 अधिकारी एक गाड़ी उनको अलॉट हो जाए दफ्तर की तरफ से, तो उस तरह के कार पूलिंग सिस्टम में आप काम करेंगे। मगर एक्सक्लूसिवली आपको नौकरी के पहले 7-8 साल में, 9 साल में, 10 साल में गाड़ी मिल जाएगी, तो वो उम्मीद तो बिल्कुल मत रखना। क्योंकि भारत सरकार में अगर इंडिया में रहेंगे तो जॉइंट सेक्रेटरी या इससे ऊंचे लेवल पर ही आपको आपके पद के साथ गाड़ी अटैच होती है। उससे नीचे के पदों पर, जो डायरेक्टर तक का लेवल होता है, वहां पर गाड़ी नहीं मिलती है। ये सच्चाई है नौकरी की, वो आप समझ लें। नौकरी में आने से पहले वो बहुत जरूरी है। अगर आपको पता चल जाएगा तो उसके बाद आपके पास प्रोज एंड कॉन्स दोनों आ जाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ जाएंगे। फिर आप सही से चुनाव कर पाएंगे कि किस नौकरी में आप जाना चाहते हैं। तो उसके बाद अगर आप विदेश में हैं, आपके बच्चे हैं, बच्चे कहां पढ़ेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, बच्चों के पढ़ने के लिए भारत सरकार अच्छी फैसिलिटी करके रखी हुई है। अगर आपके बच्चे स्कूल में है तो स्कूल में भी वहां पर जो है वो टाई अप किया गया है, तो अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं, वहां पर प्रेफरेंस के आधार पर आपको बच्चों को एडमिशन मिल जाएगी। कॉलेज में जाना है तो उन कॉलेजेस के साथ भी टाई अप है, यूनिवर्सिटी के साथ भी टाई अप है। मतलब उन्हें पता लगा कि ये डिप्लोमेट का बच्चा है, बस वहां पर आपको बताना है, वहां पर लिख कर देना है, उसके बाद प्रेफरेंस पर आपके बच्चों को एडमिशन मिल जाएगी। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। वैसे कहीं भी जाएंगे, कोई
हर जगह आपको सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा, बल्कि आपको वहां पर कोई पुलिस वाला अरेस्ट भी नहीं कर सकता, क्योंकि डिप्लोमेटिक जो वैसे आपका एक राइट कह लीजिए, या आपको एक तरह से रिस्पेक्ट मिलती है दूसरे कंट्री में कि एकदम से किसी डिप्लोमेट को अरेस्ट भी नहीं किया जाता है। तो ये कुल मिलाकर ये आईएफएस का जीवन होता है। और फिलहाल जो हमारे विदेश मंत्री हैं वो भी एक आईएफएस अधिकारी रह चुके हैं। पूरे जीवन उन्होंने आईएफएस को देखा है और सर्विस को नीचे से लेकर फॉरेन सेक्रेटरी तक देखा है कि क्या क्या उतार चढ़ाव इस सर्विस में होते हैं। इस सर्विस का प्लस पॉइंट यह है कि जो अधिकारी आईएफएस में रह लिया उसको दुनिया के कई देशों में डिप्लोमेट्स जानते होंगे। और इसका बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि आप जब नौकरी से रिटायर होते हैं तो सरकार ही आपको री एम्प्लॉय कर लेती है, कई बार आपको मंत्री पद भी मिल जाता है। और अगर आप किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी आपको एज ए स्ट्रेटेजिस्ट या ऊंची पोस्ट पे रख लेती है और अच्छी मोटी तनख्वाह देती है। तो ये कुल मिलाकर आईएफएस का जीवन कुछ ऐसा रहता है, लाइफस्टाइल कुछ ऐसा रहता है। इसके साथ ही जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो मैं आपको बता दूं कि आप अपनी लाइफ अच्छे से जी सकते हैं। आपका 9 to 5 का जॉब होगा बिल्कुल आराम से। अगर आप विदेश में हैं तो आराम से आप वहां पर अपना लाइफ को मैनेज कर सकते हैं। उसके साथ ही आप घर अपना बिल्कुल आराम से चला सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि सुबह से लेकर रात तक आप लगे हुए हैं काम में, जिस तरह से एक डीएम लगा रहता है उस तरह का नहीं है। ऑफिस का काम होगा, काफी होगा, मगर वो आपका ऑफिशियल टाइम में पूरा हो जाता है। दूसरी चीज ये है कि अगर वहां पर कोई डिग्निटरीज आए हुए हैं, भारत के राष्ट्रपति आए हुए हैं, प्रधानमंत्री आए हुए हैं, वाइस प्रेसिडेंट आए हुए हैं, या और कोई डिग्निटरी आया हुआ है, तो उस समय आप थोड़ा ज्यादा बिजी होते हैं, एक्स्ट्रा बिजी होते हैं। तब आप रात रात भर भी काम करेंगे, मगर अदरवाइज जो है वो उन दिनों में उतना ही काम होगा जितना दफ्तर में आपको नॉर्मली काम होता है। रूटीन जो वर्क होता है वो आपको करना होगा। तो इस तरह की आईएफएस की लाइफ होती है। मैंने आपको प्रोज एंड कॉन्स बता दिए, बाकी डिसीजन आपने लेना है, पढ़ाई आपने करनी है। और जब सिविल सर्विसेज क्लियर हो जाएगा उसके बाद सोच समझ कर लेना डिसीजन। जय हिंद।